मैं परदेश से अपनी बेटी के दहेज की चीज़ें भेजता ताकि घर जाकर आराम से उसकी शादी कर सकूं। लेकिन कुछ सालों बाद जब घर लौटा तो मेरी बेटी की हालत बहुत बुरी थी। कपड़े फटे और रंग काला हो चुका था और वो नौकरों की तरह घर में पोछा लगा रही थी। जबकि मैंने जो सोने के गहने भेजे थे वो मेरी बहू ने पहने हुए थे। मुझे देखते ही मेरी बेटी रोने लगी और कहने लगी, पापा अब मुझे छोड़कर ना जाना। मेरा कलेजा फट गया और मैंने बेटी से पूछा, क्या बात है? तो उसने कुछ नहीं बताया। मैं तुरंत बाजार गया और बेटी के लिए नए कपड़े लेकर आया। वापस घर आया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सामने बेटा, बहू, बेटी के साथ। सिद्धार्थ, मैंने अंजलि के दहेज के लिए कुछ सामान भिजवाया है। मेरा एक दोस्त भारत आ रहा है, उसके हाथ आज वो इंडिया पहुंच गया है। तो कल उसके घर जाकर सामान ले आना और वो अंजलि के हवाले कर देना। वो संभाल कर रख लेगी। मैं चाहता हूँ जब वापस आकर उसकी शादी करूँ तो उसे किसी चीज़ की कमी ना हो, बल्कि हर चीज़ पहले से तैयार हो। और मैं आ रहा हूँ तो अब अपने कर्तव्य से मुक्त होकर ही जाऊँगा। तुम्हारे और शीतल के लिए भी कुछ सामान भिजवाया है, वो भी तुम लोग रख लेना। दोनों का सामान अलग अलग थैलों में है। सोने का सेट अंजलि के लिए है, जबकि कड़े शीतल के लिए हैं। मैंने फ़ोन पर अपने बेटे सिद्धार्थ को निर्देश दिया। तब वो कहने लगा, जी पापा ज़रूर, मैं अंकल के घर जाकर वो सारा सामान ले आऊँगा। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं सारी चीज़ें खुद संभाल कर रखूँगा। आप अंजलि की शादी की भी चिंता ना किया करें। अगर आप इंडिया आना चाहते हैं तो आ जाएं। मैं अंजलि की शादी खुद कर लूँगा। ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है जिसके लिए आप परदेश में बैठे हुए हैं और इस उम्र में भी धक्के खा रहे हैं। मेरे बेटे के स्वर में चिंता थी। मैं दिल से मुस्कुरा दिया। कहने लगा, नहीं बेटा, मैं तुम पर कोई बोझ नहीं डालना चाहता। बस एक बार अंजलि की शादी कर दूं, तब हमेशा के लिए वापस आ जाऊंगा और अपने पोते पोतियों को खिलाऊंगा। मेरे बेटे ने थोड़ी देर और बात करने के बाद फ़ोन रख दिया और मैं खुशी से दोबारा अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो गया। परदेशियों के घर वाले जब इतना प्यार करते हैं, आपका इतना ख्याल रखते हैं, बिना पैसों की परवाह किए आपको वापस बुलाते हैं, तो विश्वास करें, दिल से खुशी होती है। हर इंसान दुगनी गति से काम करने लगता है ताकि अपने प्यारों को और भी खुश रख सके और उनके लिए हर सुख सुविधा की व्यवस्था कर सके। मेरी गति उस समय दोगुनी हो गई थी। मेरा दिल अपने बेटे की बातें सुनकर और भी मजबूत हो गया था और मैं दोबारा अपने काम पर जाने के लिए तैयार था। मेरी लगभग पूरी ज़िंदगी यहाँ परदेश में गुजर गई थी। हमारे घर में बहुत गरीबी थी, खाने के लाले पड़े हुए थे, 2 टाइम की रोटी तक नसीब नहीं होती थी। माँ बीमारी में सही समय पर इलाज ना होने के कारण एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर गई थीं, जबकि पिताजी भी बीमारी में इलाज न मिलने के कारण इस दुनिया से चल बसे। दोनों की मौत का ही मेरे दिल में गहरा दुख था और तभी मैंने सोच लिया था कि अपनी बीवी, बच्चों और आने वाली पीढ़ी को गरीबी की मार बिल्कुल भी नहीं सहने दूंगा, बल्कि उनके लिए कुछ अच्छी और मजबूत व्यवस्था करके ही मरूंगा ताकि जो मुझ पर गुजरी वो मेरे बच्चों पर ना गुजरे। मेरी शादी को भी 5 साल ही हुए थे जब मुझे दुबई का वीज़ा मिल गया। मैंने कुछ अपनी पत्नी के गहने बेचे और कुछ रिश्तेदारों से उधार पैसे लिए। अपने घर में खड़ी मोटरसाइकिल बेची और अपनी किस्मत आजमाने यहाँ दुबई चला आया। शुरू शुरू में मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। काम नहीं मिलता था, भूखा रहना पड़ता था, मगर धीरे धीरे मैं यहाँ सेट होता गया और अब मेरी पूरी ज़िंदगी यहाँ गुजर गई थी। मैं कमाता गया और इंडिया पैसे भेजता गया। मेरी पत्नी बहुत धैर्यवान और सुशील औरत थी। कभी उसने फिजूल खर्ची नहीं की, बल्कि हमेशा पैसे संभाल कर रखे। घर बनाया, बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाई और अच्छी परवरिश की। अंजलि के दहेज के लिए सामान इकट्ठा किया, जबकि सिद्धार्थ की पत्नी के लिए भी गहने बनवाए। जिंदगी की सारी ज़रूरी चीज़ें उसने अपने बच्चों को उपलब्ध कराई और उसके साथ साथ पैसे भी संभाल कर रखे। मैं इंडिया आया तो मेरी पत्नी थकी थकी और निढाल सी रहने लगी थी। मेरा अक्सर ही इंडिया में चक्कर लग जाता था। साल 1.5 साल बाद मैं इंडिया आता था। अब बच्चे जवान हो चुके थे। मैं इंडिया गया तो मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी, सिद्धार्थ के पापा, अब ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी और समय नहीं देगी। मैं चाहती हूँ कि आप अंजलि का रिश्ता तय कर दें और उसकी शादी कर दें, साथ ही सिद्धार्थ की भी शादी कर दें। मेरा दिल चाहता है कि अपनी बहू को घर में बसे देखूं और अपनी बेटी का घर भी बसा दूं। मेरी ज़िंदगी में ही ये काम हो जाए तो कितना अच्छा हो। मैंने हैरत से अपनी पत्नी की ओर देखा था। क्या बात कर रही हो अंजलि की माँ? अंजलि तो अभी छोटी है और पढ़ रही है, सिर्फ 18 साल की है वो। मैं इतनी जल्दी उसकी शादी नहीं करना चाहता। तुम तो जानती हो, कम उम्र में जब बच्चों की शादी हो जाती है तो घर की जिम्मेदारियों के कारण वो बदल जाती है, गलतियाँ करती हैं और फिर ससुराल वाले सारी ज़िंदगी उनको ताने देते रहते हैं।
अब सारे लोग हमारे जैसे तो नहीं होते ना। तब मेरी पत्नी ने हाँ में सर हिलाया और कहने लगी, चले सिद्धार्थ की तो शादी कर दें। सिद्धार्थ की उम्र भी उस समय 22-23 साल की थी। वो इतना भी जवान नहीं था अब कि अपनी शादी की जिम्मेदारी उठा पाता, लेकिन हमारे घर में भगवान का दिया सब कुछ था। मैंने सिद्धार्थ को कोई काम ढूंढने के लिए कहा और फिर पत्नी से कहा कि ठीक है, सिद्धार्थ के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दो और मैं जाने से पहले सिद्धार्थ की शादी का काम निपटा कर ही जाऊंगा। तब मेरी पत्नी ने जल्दी जल्दी रिश्ता देखना शुरू कर दिया और अंत में एक लड़की को सिद्धार्थ के लिए पसंद कर लिया। मेरी पत्नी तो हथेली पर सरसों जमाने के चक्कर में उसे पसंद करके मंगनी की अंगूठी पहनाने गई और साथ ही शादी की तारीख भी फाइनल कराई। मैं उसकी जल्दबाजी पर मुस्कुराकर रह गया था। उस समय मुझे नहीं पता था कि उसके पास सच में ज़िंदगी ने बहुत कम समय छोड़ा है जिसमें वो सारे काम कर लेना चाहती थी। जल्दी सिद्धार्थ की शादी हो गई और शादी के ठीक 10 दिन बाद मैं वापस दुबई आ गया और एक बार फिर कमाने में लग गया। अब घर में बहू भी थी और बेटे को अभी तक काम नहीं मिला था। जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं तो मेरी काम की गति और भी बढ़ गई। मैं डबल शिफ्टें करने लगा। हालांकि मेरा स्वास्थ्य जवाब देता जा रहा था। सालों परदेश में धक्के खाए थे, दिन रात मेहनत की थी। अब मेरे आराम करने के दिन थे, लेकिन बच्चों के प्यार में अब तक काम पर लगा हुआ था और चाहता था कि उनके लिए और भी कुछ बना दूं। अपनी जवानी के कीमती साल बर्बाद कर दिए थे। अपनी पत्नी की इच्छा अधूरी छोड़ दी थी। मुझे दुबई आए 6 महीने ही हुए थे जब एक दिन फ़ोन पर समाचार मिला कि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने इमरजेंसी टिकट करवाई ताकि जल्दी से इंडिया पहुंच जाऊं। लेकिन जिस दिन मैं इंडिया पहुंचा, मेरे घर पहुंचने से ठीक 1 घंटा पहले मेरी पत्नी हमेशा के लिए आंखें मूंद चुकी थी। इतना प्यार करने वाली अर्धांगिनी जिसने हर दुख सुख में साथ दिया था, वो मुझे छोड़कर जा चुकी थी और मेरे लिए जैसे दुनिया ही अंधेरी हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं भरी दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। मैं टूटकर बिखर गया था। मेरे बच्चों ने मुझे सहारा दिया और संभलने में मदद दी। अब मुझे घर काट खाने लगा। घर के कोने कोने में मेरी पत्नी की यादें बसी हुई थीं। अक्सर वो मुझे फ़ोन पर कहा करती थी, सिद्धार्थ के पापा, आपकी बहुत याद आती है। दिल करता है आप भी हमारे साथ यहीं रहें। कितने तीज त्यौहार होते हैं जो आपके बिना ही गुजर जाते हैं। आप आते भी हैं तो बस कुछ दिनों के लिए। और मैं हर बार कहता था कि अब आऊँगा तो बहुत सारे समय के लिए आऊँगा और जल्दी हमेशा के लिए इंडिया आ जाऊँगा, तुम चिंता ना करो। लेकिन हालात और मजबूरियों ने कभी वापस आने ही नहीं दिया और वो ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म करके इस दुनिया से चली गई थी। अब घर में रहना मुझे मुश्किल लगने लगा और पत्नी के देहांत के 1 महीने बाद ही मैंने अपने बेटे से कहा कि मेरी टिकट दोबारा करवा दो, मैं दुबई वापस जाना चाहता हूँ। अंजलि मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, पापा अब तो आप मुझे छोड़कर ना जाएं। देखें, मम्मी के जाने के बाद हम कितने अकेले हो गए हैं। अब आप इंडिया में ही रहें। भाई भी अब काम करने लगे हैं, उनका अच्छा रोज़गार चल पड़ा है और घर का खर्चा आराम से उठा लेंगे। अगर आपका दिल नहीं लगता तो आप भी कोई छोटा मोटा काम कर लीजिएगा। आप दुबई जाएंगे तो फिर और थक जाएंगे और आपने पूरी ज़िंदगी परदेश में काटी है। अब तो प्लीज़ इंडिया में ही रह जाएं। अंजलि की बात सुनकर सिद्धार्थ अचानक गड़बड़ा गया और कहने लगा, नहीं अंजलि, पापा को जाने दो। यहाँ रहेंगे तो और भी उलझे रहेंगे। थोड़ा समय दुबई में गुजार कर वापस आ जाएंगे तो फिर मैं कोई काम करवा दूंगा और फिर हम आराम से रहेंगे। तब मैंने दुख से अपने बेटे की ओर देखा था। बेटी थी जो कितने प्यार से मुझे इंडिया में रहने के लिए बोल रही थी, जबकि बेटे को दुबई की कमाई का ऐसा लालच लगा हुआ था कि वो चाहता ही नहीं था कि मैं इंडिया में रहूं। मैं दिल पर पत्थर रखकर तैयारी करने लगा और दुबई आ गया। यहाँ आकर एक बार फिर वही व्यस्तता शुरू हो गई, वही घर के हालात और मजबूरियाँ जिनमें मैं पिस कर रह गया और वापस ना जा सका। एक दिन सिद्धार्थ का फ़ोन आया। सिद्धार्थ फ़ोन पर कहने लगा कि पापा, अंजलि के लिए अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। अब वो 22 साल की हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी कर दूँ, लेकिन उसका दहेज बनाने के लिए मेरे पास रुपए नहीं हैं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें और उसके दहेज का सामान जमा कर लें तो हम मिलकर उसकी शादी कर देंगे, फिर आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। मैंने तुरंत हाँ कह दी और दिन रात मेहनत करते हुए अंजलि के दहेज का सामान जमा करना शुरू कर दिया। हालांकि अंजलि का दहेज मेरी पत्नी पहले ही बना चुकी थी, लेकिन जब मैंने सिद्धार्थ से उसके बारे में बात की तो कहने लगा कि पापा, चोर आए थे और सारा सामान चोरी कर ले गए। हमने आपको इसलिए नहीं बताया कि कहीं आप परेशान ना हो जाएं। आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप अंजलि से पूछ लें। उसने तुरंत मेरी अंजलि से बात करवाई तो अंजलि भी रोते हुए कहने लगी, हाँ पापा, घर में चोर आए थे और सारा सामान चोरी कर फरार हो गए।
कुछ भी नहीं बचा। लेकिन आपको फिर भी दुबई में रहने की ज़रूरत नहीं है, आप वापस आ जाएं और मेरी शादी कर दीजिएगा। अब सारे लड़के वालों की डिमांड दहेज ही तो नहीं होती ना, मेरे लिए कोई ऐसा रिश्ता ढूंढ लीजिएगा जो दहेज ना लेता हो। बस आपको वहाँ रहने की और ज़रूरत नहीं है, आप वापस आ जाएं। वो रोते हुए कह रही थी, जबकि मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। मैंने कहा, ठीक है, मैं 6-7 महीने के अंदर वापस आ जाऊँगा, तुम चिंता ना करो। इस तरह मैंने डबल डबल शिफ्टें करके अंजलि के लिए गहने बनाए और फिर बहुत सारा दूसरा सामान भी बनाया, जो मैं अपने किसी न किसी दोस्त के हाथ इंडिया भिजवाता रहता था। जब मुझे विश्वास हो गया कि अंजलि के दहेज का सामान पूरा हो चुका है और जो बाकी बचा है उसके लिए मेरे अकाउंट में पैसे जमा हैं, तो मैंने टिकट करवाई और दुबई से इंडिया के लिए रवाना हो गया। 6-7 महीने का कहते कहते मुझे 2 साल लग गए थे। मैं खुश था कि समय लगा, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए हर चीज़ बना चुका हूँ और अब इंडिया जाकर आराम से उसकी शादी कर दूंगा। मैं इंडिया पहुंचा तो बहुत खुश था, क्योंकि अब मुझे वापस दुबई नहीं जाना था। मैं उत्सुक था कि जल्दी से अपने घर जाऊं और अपने बच्चों से मिलूं। वो मुझे अचानक देखकर बहुत खुश होते। मैं घर के सामने पहुंचा तो मेरे पास बहुत सारा सामान था। कुछ अंजलि की शादी के लिए था, कुछ बहू शीतल के लिए उपहार थे और कुछ बेटे के लिए थे। सिद्धार्थ ने मुझे बताया था कि शीतल माँ बनने वाली है, तो मैं उसके लिए भी सोने का सेट बनवा कर लाया था। ये खुशी की खबर भी कई साल बाद मुझे मिली थी। काश मेरी पत्नी भी होती और उसे भी ये खुशी मिलती। कितनी इच्छा थी उसे पोते पोतियों को खिलाने की, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा के आगे किसका बस चलता है। मैंने घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मैं दबे पांव घर के अंदर चला आया, मगर सामने का दृश्य देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरे सर पर जैसे आसमान गिर पड़ा हो और पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ। अभी आँख खुलेगी और सारा दृश्य ओझल हो जाएगा। मेरी प्यारी बेटी अंजलि, जो बहुत सुंदर और नाजुक सी थी, उस समय बदहाल चेहरे और फटे हुए कपड़ों में कपड़े धो रही थी। उसकी रंगत बिल्कुल काली हो चुकी थी। उसका ऐसा हाल देखकर मैं हैरान रह गया, मगर इससे पहले कि मैं कुछ कहता, कमरे से मेरी बहू निकली। उसे देखकर मैं बैठ गया। जो सेट मैंने अंजलि के दहेज के लिए भेजा था वो उसने पहन रखा था। वो साफ सुथरी हालत में थी और उसने महंगे कपड़े पहने हुए थे। इससे पहले कि शीतल कुछ बोलती और मैं देख पाता कि क्या बात है, शीतल की मुझ पर नज़र पड़ गई और वो कहने लगी, पापा जी आप कब आए? अंजलि ने जब मुझे देखा तो कपड़े वहीं पर फेंक कर दौड़ती हुई आई और मुझसे लिपट गई और साथ ही रोने लगी। कहने लगी, पापा आप आ गए, अब मुझे छोड़कर मत जाइएगा। मैंने उसे गले लगा लिया और कहने लगा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई अंजलि? तुमने ये क्या हाल बना लिया है अपना? मुझे बताओ, तुम्हारे साथ इस घर में क्या होता रहा? लेकिन मेरी बेटी ने नहीं में सिर हिलाया और कहने लगी, पापा कुछ भी तो नहीं हुआ मेरे साथ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और एक काम तो मैं वैसे ही कर रही थी। आज कपड़े धोए थे ना, इसलिए फटे हुए कपड़े पहने हैं। मैं अभी कपड़े बदल लूँगी और अच्छे कपड़े पहन लूँगी। काम करते हुए अगर नए कपड़े पहन लो तो उन पर दाग पड़ जाते हैं और फिर साफ नहीं होते। उसने बात बना ली थी, लेकिन उसकी आंखों की उदासी और चेहरे पर दुख मुझे साफ दिखाई दे रहा था। उसकी हालत ही बता रही थी कि उसके साथ घर में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। मैंने सारा सामान अपने कमरे में रखवाया और उल्टे पैरों घर से बाहर निकल गया। बाजार जाकर मैंने अंजलि के लिए नए कपड़े खरीदे और जब घर वापस आया तो सामने के दृश्य देखकर एक बार फिर मेरा दिल टूटकर बिखर गया। मेरा बेटा और बहू अंजलि के सर पर खड़े उसे डांट रहे थे। मैं आगे होकर सुनने की कोशिश करने लगा तो आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बेटे की असलियत मेरे सामने खुल रही थी। वो मेरी बेटी को धमका रहा था और कह रहा था, खबरदार, अगर पापा को कुछ भी बताने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। पापा से कह देना कि छत पर धूप में बैठ बैठ कर तुम्हारी रंगत काली हो गई है और हम तुमसे कोई काम नहीं करवाते, बल्कि तुम खुद घर के सारे काम करती हो। अगर तुमने हमारे बारे में एक भी बात पापा को बताई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बहू आगे बढ़ी और मेरी बेटी के चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए उसके हाथ में एक डिब्बा पकड़ा और कहने लगी, इसमें कपड़े चप्पल सब कुछ है, वो पहन लो और अच्छे से तैयार हो जाओ। खबरदार, अगर पापा जी को बताया कि इसमें जो गहने हैं और जो तुम पहनती हो वो सब नकली हैं। पापा जी को ये सच सच बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि घर में कोई चोरी नहीं हुई थी, बल्कि तुम्हारा सारा सामान मैंने ले लिया था। अगर तुमने पापा जी को एक भी बात बताई तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। जब बहू ने मेरी बेटी को धमकाया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने वहीं खड़े होकर ऊंची आवाज़ में कहा कि बस कर दो तुम दोनों और निकल जाओ मेरी नज़रों के सामने से। मुझे सामने देखकर मेरा बेटा और बहू दोनों घबरा गए। जल्दी से मिनमिनाते हुए सफाइयाँ देने लगे, मगर अब उनकी कोई बात मुझ पर असर नहीं डाल सकती थी,
क्योंकि मैं अपनी बेटी का हाल अपनी आंखों से देख चुका था। यहाँ तो खून के रिश्ते भी फीके पड़ गए थे। मेरी पत्नी सही कहती थी कि मुझे सिद्धार्थ के साथ साथ अंजलि की भी शादी कर देनी चाहिए थी। मेरी बेटी का सारा सामान खुद हथियाने के बाद मेरे बेटे ने किस सफाई से मुझे झूठ बोला था। मैं बहुत दुख में डूबा हुआ था। अपने कानों पर विश्वास नहीं आ रहा था कि मेरा अपना बेटा मेरे साथ ऐसा कर सकता है। मैंने अपने बेटे से कहा कि अंजलि के दहेज का जो भी सामान था 2 दिन के अंदर अंदर मेरे कमरे में रख दो और जो ज़्यादा है वो गेस्ट रूम में रख दो। मैं अब अंजलि की शादी करके ही दुबई लौटूंगा। मैंने बेटे और बहू की बातें सुन ली थी और वो जानते थे कि अब सफाई देने का कोई फ़ायदा नहीं। वो शर्मिंदा से थे और जी जी कहते हुए अपने कमरे में चले गए। फिर 2 दिन के अंदर अंजलि के दहेज का वो सारा सामान मेरे कमरे और गेस्ट रूम में रखा हुआ था, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि चोरी हो चुका है। मैंने अपने एक दोस्त से अंजलि के रिश्ते की बात की तो उसने अंजलि को अपनी बहू बनाने की इच्छा जताई। मैंने भगवान का धन्यवाद किया। मैंने तुरंत अंजलि की मंगनी करवाई और फिर 1 महीने के अंदर उसकी शादी भी हो गई। शादी के बाद मैं उसका हालचाल लेता रहता था और अंजलि अपने घर में बहुत खुश थी। उसके चेहरे से उसकी खुशी झलक रही थी। उसकी रंगत पहले जैसी खिलती जा रही थी और वो विश्वस्त होती जा रही थी। उसके होंठ फिर से मुस्कुराने लग गए थे। अंजलि की ओर से मेरा दिल संतुष्ट हो चुका था, लेकिन बेटे की बेरुखी और उसके धोखे ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। इसलिए मैं एक बार फिर दुबई आ गया हूँ और अब अपनी आखिरी सांस भी परदेश में ही गुजार दूंगा। सच कहते हैं परदेशियों का कोई ठिकाना नहीं होता। पूरी ज़िंदगी अपने घर वालों के लिए कमाते रहते हैं, मगर फिर भी बहुत कम ऐसे खुश नसीब होते हैं जिनके घर वाले उनसे सच्चा प्यार करते हैं। वरना तो अधिकतर लोग उनसे उनके पैसों के लालच में बस प्यार का दिखावा ही करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।